हेलो एवरीवन, देखिए अब 13.1 के जो एग्जांपल्स हैं वो करते हैं। देखो बुक में जो आपको एग्जांपल 1 है वो क्या कहता है, द कोस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज़ 210 रुपीज़। मतलब सिंपल सी ये बात है कि 5 मीटर जो है जो क्लॉथ है उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 210 रुपीज़ है। तो यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, लेंथ ऑफ द क्लॉथ, और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ। क्लियर है इतनी बात? बताओ इसमें कोई दिक्कत है या नहीं। अब उसके बाद कहता है कि टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर्स। मतलब आपको कॉस्ट निकालनी है 2, 4, 10 एंड 13 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑफ सेम टाइप। तो सीधी सी बात है 5 मीटर की कॉस्ट ये दी हुई है, आपको ये निकालनी है 2, 4, 10, 13 ये सब। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर करते हैं। देखो इसमें मैं ये एक टेबल बनाता हूँ, जैसे इसमें किया हुआ है इस तरीके से नहीं करेंगे हम करेंगे जैसे मैंने एक्सरसाइज आपको करवाई है वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम इसमें एग्जाम्पल 1। ठीक है, और इसमें क्या करो, आप टेबल बनाओ जैसे हम बनाते थे, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है वैसे ही बनाना है आपको। ठीक है, बुक में मत देखना एग्जाम्पल कैसे सोल्व किया, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ क्लॉथ, जो कि है किसमें, मीटर्स में। ठीक है, और फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ, तो यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, और वो है आपके पास रुपीज़ में, आपको पता ही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उसने आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो 5 मीटर और 210 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 5 मीटर की लेंथ है और 210 रुपीज़ की वो कॉस्ट कह रहा है आपसे। ठीक है, और पूछ क्या रहा है आपको, 2, 4, 10 एंड 13 मीटर में। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 में बताना है आपको कितनी कॉस्ट है, 4 में बताना है, और किस में बताना है आपको, 10 और 13 है शायद। देखो हाँ 10 और 13 है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 10 और यहाँ लिख लेते हैं हम 13। ठीक है, अब देखो इसको हमने मान लिया ये x है और ये है y, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये x3 हुआ, ये x4 हुआ, और ये क्या हुआ x5, और ये क्या हुआ आपके पास y1, y2, y3, y4 और ये वाला y5। मतलब मुझे y2 निकालना है, y3 निकालना है, y4 और y5 निकालना है। ठीक है, क्या समझ में आई इतनी बात? अब देखो इसमें कहानी क्या है, आपको ये सोचना तो पड़ेगा कि ये डायरेक्ट का केस है या इन्वर्स का केस है। तो डायरेक्ट का केस आपको पता है, दोनों इंक्रीज करें या दोनों डिक्रीज करें। अब यहाँ कॉस्ट की बात हो रही है, देखो लेंथ ऑफ द क्लॉथ अगर 5 मीटर है तो 210 रुपीज़ की कॉस्ट है। तो आप खुद सोचो, अगर यहाँ लेंथ कम हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट भी कम होगी। अगर यहाँ पर अब देखो बढ़नी शुरू हो गई, अगर मैं इसको 5 और ये 210 को यहाँ ना लिख के 2, 4 और फिर 5 लिखता, फिर 10 और 13, तो आप खुद सोचो क्या होता है यहाँ पर। देखो इस चीज़ को अगर देखो, अगर यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट भी तो क्या होगी, इंक्रीज होगी या नहीं होगी, ऐसे आप सोच सकते हो। और ये बड़ा नॉर्मल सा है सोचना आपके लिए कि अगर आप क्लॉथ लेने गए मान लो, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट है, तो अगर वो 2 मीटर की लेंथ जितने का भी है वो, तो 4 मीटर का उससे ज़्यादा ही होगा 2 मीटर वाले से, 10 वाले का और ज़्यादा होगा कॉस्ट, और 13 वाले का कॉस्ट और ज़्यादा होगा। मतलब क्या, लेंथ बढ़ाते जा रहे हो तो कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हमें ये पता चल गया ये किसका केस है, डायरेक्ट का केस है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो डायरेक्ट के केस में आपको पता ही है कैसे सोल्व होते हैं। देखो सबसे पहले हम अगर यहाँ पर करते हैं x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू होगा x2 अपॉन में y2। तो x1 की वैल्यू है 5 और y1 की है 210 और x2 है 2 और y2 हमें निकालना है। तो y2 को देखो इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई में, y2 इधर गया, 2 इधर है ही, और ये 210 इधर चला जाएगा, और ये 5 इधर नीचे आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, अब देखो ये 5 4 द 20 एंड 5 2 द 10, तो ये कितना आ गया आपके पास, 42 को 2 से करो, 2 2 द 4 एंड 2 4 द 8, तो y2 आ गया आपके पास 84। यानी कि 2 मीटर जो क्लॉथ है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 84 रुपीज़ होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ समझ में आई बात? क्योंकि उसने यही तो पूछा था आपसे। देखो क्या कहता था, टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर एंड 13 मीटर ऑफ द क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप। तो 2 मीटर की हमें पता चल गई कितनी कॉस्ट होगी, 84 रुपीज़ होगी। क्या समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम इसमें कैसे निकालेंगे y3। y3 भी देखो बड़ा सिंपल है, यहीं पर कर देते हैं। देखो वही करेंगे x1 y1 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास, x3 अपॉन में y3। तो x1 आपको पता ही है 5 है, y1 210 है, x3 है 4 और y3 आपको फाइंड आउट करना है। तो y3 इधर ले जाओ, ठीक है, 4 इधर है, 210 इधर जाएगा, और ये 5 इधर नीचे आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? और ये हमें पता है कितना आया था, ये 42 आया था। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 द 8 एंड 4 4 द 16, तो 168 रुपीज़ आई है कॉस्ट कितने की, 4 मीटर की। तो 4 मीटर की कॉस्ट आ गई आपके पास 168 रुपीज़। आ रहा है समझ में? बिल्कुल सिंपल है या नहीं, बताओ? ठीक है, अब देखो हम इसका y4 भी निकाल लेंगे इसी तरीके से। देखो
इसमें भी हम यही करेंगे, x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू में, देखो एक तो ये आंसर आ गया आपके पास, एक ये आंसर आया है, ठीक है। इनको आप यहाँ फिल कर सकते हो या फिर अलग से एक टेबल बना के फिल कर सकते हो, ठीक है। तो x1 y1 इज इक्वल टू में आ जाएगा अब आपके पास x4 y4, ठीक है। अब देखो x1 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5 है, और y1 की वैल्यू पता है 210 है, एंड x4 इज़ 10 एंड y4 हमें फाइंड आउट करना है। तो y4 इधर ले जाओ, समझ रहे हो, इस साइड लेकर गए, 10 इधर ही रहने दिया, 210 इधर चला गया और 5 इधर से नीचे आ जाएगा, समझ रहे हो। और ये आपको पता ही है 42 होता है, और 42 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ गया। तो यानी कि अब हमें जो है पता चल गया कि 10 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है आपके पास, 420 यानी कि 420 रुपीज़ है। 10 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी हो गई, 420 रुपीज़। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये आपके पास y4 भी निकल गया, एक आंसर ये आ गया, ठीक है। अब ये रह गया आपके पास 13 वाला, ठीक है। देखो यहाँ से हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं, ये देखो x4 10 था ना, तो हमने यहाँ पर ये 10 पुट किया, ठीक है, इधर। अब देखो नेक्स्ट कर लेते हैं इसका, देखो यहाँ पर हम ऐसे ही एक लाइन लगाते हैं, तो यहाँ पर भी यही होगा x1 y1, और अब हमें निकालना है क्या, y5, तो x5 अपॉन में y5 कर देंगे, x5 अपॉन में y5 करेंगे। तो x1 कितना है हमारे पास, 5 है, y1 है 210, x5 है 13 और y5 हमें निकालना है। तो देखो y5 को हम इधर लेकर गए, 13 इधर रहने दिया, 210 इधर गया, समझ पा रहे हो, अपॉन में। अब नीचे क्या आएगा, देखो यहाँ से ये 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ गया, ये 42 पे जाएगा, ठीक है। 5 4 था 20 एंड 5 2 था 10। 42 को अब 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं हम 42 को 13 से मल्टीप्लाई, 3 2 था 6, 3 4 था 12, और ये आ गया आपके पास 42, ये 6, ये 4 और ये 5, तो ये आ गया आपके पास 546 रुपीज़ वैल्यू आई है किसकी, 13 मीटर जो है क्लॉथ का जो कॉस्ट आया है वो कितना आया आपके पास, 546 रुपीज़ आया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, ठीक है। तो ये था आपके पास एग्जाम्पल 1, और ये आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने करवाया है, ठीक है। बुक में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है ये, ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको करवा दिया है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर, जैसे आपके पास एक्सरसाइज में आया तो क्वेश्चन वैसा ही है। तो एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट दी हुई है 14 मीटर और उसकी शेडो बनती है कितनी, 10 मीटर की, तो उसकी लेंथ हो गई है, शेडो की लेंथ हो गई 10 मीटर की, ठीक है। अब जैसे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शेडो में हम लेंथ ले लेते हैं, ये क्यों है, देखो ये तो चीज़ आपको पता ही है कि जैसे ये पोल होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है उसकी जो शेडो होगी वो यहाँ होगी, तो इस तरीके से हम इसको लेंथ मानते हैं, और ये वाली क्या मान लेते हैं हम, हाइट मान लेते हैं, ठीक है। ये तो हाइट तो बताया ही हुआ है यहाँ पर, हाई है तो हाइट है, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि लेंथ ऑफ द शेडो में लेंथ क्यों बोलते हैं शेडो की, तो शेडो क्योंकि इस तरीके से ही आएगी ग्राउंड पे, तो ये लेंथ हो गई। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर, मतलब नेक्स्ट में क्या दे दिया उसने कि ट्री की हाइट निकालो जिसमें शेडो कितनी है, 15 मीटर की है, अंडर द सिमिलर कंडीशन, यानी कंडीशंस वही हैं, तब बताओ कि क्या होगा। तो देखो एग्जाम्पल 2 है ये आपके पास, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले एग्जाम्पल 2, यहाँ लिख लेते हैं एग्जाम्पल 2। तो इसमें भी देखो आपको जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करना है आपको, ठीक है, तो बिल्कुल इजी वे है। तो इसमें क्या है आपके पास, एक टेबल बनाओ, ठीक है, और उस टेबल में क्या लिखेंगे हम, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल, एंड और क्या लिखेंगे हम इसमें, लेंथ ऑफ द शेडो, तो लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पोल नहीं लिख सकता सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि उसने पहले तो पोल की बात करी है, फिर आगे ट्री की बात कर दी है, हाइट ऑफ द ट्री की बात कर दी है, ठीक है। तो इसमें पोल या फिर यहाँ मैं ऐसे इसको ट्री लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर आप हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख देना जैसे इसमें लिखी हुई है, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, लेंथ ऑफ द शेडो। तो देखो इस चीज़ ध्यान दो, इसमें जो हाइट है पोल की वो भी मीटर में है और शेडो भी मीटर्स में ही है, तो ये भी मीटर्स में है और ये भी किसमें, मीटर्स में है, ठीक है। तो देखते हैं अब, देखो 14 मीटर हाइट थी इलेक्ट्रिक पोल की, तो 14 मीटर हो गई, और शेडो की जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास, 10 मीटर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कहता है हाइट ऑफ द ट्री बतानी है, अब यहाँ ट्री की हाइट बतानी है जिसमें कि शेडो की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, 15 मीटर दी हुई है, तो मैं लेंथ ऑफ द शेडो में यहाँ 15 कर दूंगा, ठीक है। अब कहानी क्या आती है कि आपको यही सोचना है कि ये डायरेक्ट का केस है या इन्वर्स का केस है, तो बिल्कुल ही सिंपल है, आप खुद सोचो। अगर यहाँ हाइट जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये शेडो बनी है, अब अगर नीचे शेडो यहाँ पर ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है जो ऑब्जेक्ट होगा या यहाँ पर जो अब ट्री है वो ज़्यादा बड़ा ही होगा इस 14 से। अगर 14 में 10 की शेडो बन रही है, तो अगर शेडो 15 की है
तो यहाँ पर हाइट बड़ी होगी ना उसकी, तभी उसकी शेडो बड़ी बनी है। तो ऐसे आपको सोचना है। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, ये इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। नहीं तो आप खुद भी इस चीज़ को सोच सकते हो, इतना ज़्यादा इसमें जो है आपको दिमाग नहीं लगाना कि देखो कोई जितनी हाइट है, जैसे मान लो कोई ह्यूमन बीइंग की बात ले लो, ठीक है, जो लंबा इंसान होगा उसकी जो शेडो होगी वो लंबी बनेगी, ठीक है, और जो थोड़ा शॉर्ट होगा, जो कम हाइट का होगा, उसकी जो शेडो बनेगी वो छोटी बनेगी। बिल्कुल सिंपल सी ये कहानी है, ठीक है ना। तो वही है, हाइट कम तो शेडो कम, हाइट ज़्यादा तो शेडो ज़्यादा, ठीक है, बात इतनी समझ रहे हो। तो यहाँ से वही चीज़ आपने देखनी है, ये भी इंक्रीज़ कर रहा है और दूसरी भी चीज़ क्या हो रही है आपके पास यहाँ पर इंक्रीजिंग में ही जा रही है। क्या इतनी बात समझ रहे हो या नहीं। तो यहाँ पर ये देखो, ये मैंने x लेट कर लिया, ये y लेट कर लिया। x देख लो इंक्रीज़ हो रहा है, तो y भी क्या हो रहा है देख लो, इंक्रीज़ हो रहा है। और ये x इंक्रीज़ ही क्यों होगा ये आपको सोचना है, ठीक है ना। अभी जब मैंने आपको बताया कि शेडो की लेंथ ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है हाइट भी यहाँ ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इससे कंपेयर कर रहे हैं हम। अगर 14 मीटर जो हाइट है ऑब्जेक्ट की, उसके केस में अगर 10 की शेडो बन रही है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी 15 की शेडो बन रही है, तो ये 14 से तो ज़्यादा ही होगा या नहीं होगा, क्योंकि 14 में तो 10 की बन रही है, तो 15 अगर जिसकी शेडो है तो 14 तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा हाइट में, तभी 15 की शेडो बनी है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट का केस है, तो इसमें भी आप लेट कर लो, ये x1 है, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। तो इसमें भी देखो x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू में x2 अपॉन में y2 होगा, ठीक है। अब देखो x1 क्या है, इसमें हमारे पास 14 है और y1 है 10, x2 है हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करना है, जिसको हमने हाइट ऑफ द ट्री लेट किया है, ठीक है। ये लाइन आप लिख भी सकते हो, लेट द हाइट ऑफ द ट्री बी x2, ठीक है। और यहाँ पर ये 15 आ गया, ठीक है। तो देखो x2 इधर ही रहने देंगे, 14 इंटू में 15 अपॉन में 10, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर 5 3 सा 5 2 सा एंड 2 7 सा एंड 7 3 सा 21, तो 21 इज़ द आंसर। यानी कि 21 मीटर का क्या होगा, ट्री होगा जिसकी शेडो कितनी बन रही है, 15 मीटर की बन रही है। देख लो अब यहाँ पर अगर मैं 21 लिख दूँ इस तरीके से, तो देखो ये चीज़ भी इंक्रीज़ है और ये भी इंक्रीज़ है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 2, और अगर आप बुक में भी देखोगे तो ये इसी तरीके से किया हुआ है वैसे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था थोड़ा अलग तरीके से किया हुआ था, लेकिन ये सेकंड वैसे ही किया हुआ है जैसे हमने किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, क्लियर। अब आगे चलते हैं, देखो एग्जाम्पल 3 में, वो हमारे पास नेक्स्ट पेज में है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल 3 में क्या कहता है, इफ़ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज़ 40 ग्राम्स। मतलब क्या कह रहा है, वेट जो है 12 शीट्स का वो कितना है, 40 ग्राम है। तो हाउ मैनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.1/2 यानी कि 2.5 kg, किलोग्राम की बात हो रही है। इसमें कितनी शीट्स होंगी, ठीक है। वेट बता दिया आपको, शीट्स बतानी है कितनी शीट्स का ये वेट होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो यहाँ पर करते हैं हम। देखो ये एग्जाम्पल 3 है आपके पास, तो देखो यहीं पर हो जाएगा, ये इसी क्वेश्चन में हो जाएगा जहाँ हमने क्वेश्चन 2 किया था, एग्जाम्पल 2 किया था। देखो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको, एग्जाम्पल 3 लिख देते हैं यहाँ, एग्जाम्पल 3। तो देखो इसमें आपको अगर पता चल रहा है कि दो चीज़ें हैं, शीट्स हैं और वेट है, तो हम यहाँ पहले तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, जब टेबल बनाएंगे इसका तो इस तरीके से बनेगा। एक में लिख देते हैं हम नंबर ऑफ़ शीट्स, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ़ शीट्स हैं, और एक में लिख देते हैं हम वेट ऑफ शीट्स, वेट ऑफ शीट्स लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो देखो अगर आपने इसमें देखा है तो 12 शीट्स का वेट दिया हुआ है 40 ग्राम, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 12 शीट्स का वेट है 40 ग्राम, और ग्राम में चल रहा है तो यहाँ पर ये सब कुछ ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोट करो, उसने पूछा हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 kg यानी कि किलोग्राम, तो ये तो किलोग्राम में है, तो इसको ग्राम में कैसे करेंगे, देखो बड़ा ही सिंपल सा है। देखो 2.5 क्या है, kg है यानी कि किलोग्राम है, ठीक है। देखो 2 to the 4 और ये कितना हो गया 5/2, ठीक है, 5/2 kg हो गया। अब इसको हमें किस में करना है, ग्राम में, तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 5s एंड ये 2 zeros, तो यानी कि ये कितना आ गया 2500 ग्राम आ गया, ठीक है। 2.5 kg को हमने कितने कन्वर्ट किया, ग्राम्स में, और ग्राम्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या आया हमारे पास 2500, यानी कि 2500 ग्राम में आपको बतानी है कितनी नंबर ऑफ़ शीट्स हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है या नहीं है, बताओ ये, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, क्लियर। तो देखो अब हमें क्या सोचना है कि ये डायरेक्ट का केस है या इन्वर्स का केस है, तो ये भी बहुत सिंपल है सोचना, क्योंकि देखो अगर 12 शीट्स का वेट 40 ग्राम है, तो जब 2500 ग्राम है हमारे पास वेट, तो नंबर ऑफ़ शीट्स वो ज़्यादा ही होंगी। अगर ज़्यादा वेट है तो शीट्स भी तो ज़्यादा ही होंगी ना, तो हमें ये चीज़ पता चल रही है।
कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो देखो यहाँ ये इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी भी क्या होगी, इंक्रीज़ ही होगी, क्योंकि हमें पता है कि शीट्स यहाँ ज़्यादा ही आएंगी, ठीक है ना। क्योंकि 12 का अगर 40 ग्राम वेट है तो 2500 ग्राम्स अगर है वेट तो शीट से 12 से तो ज़्यादा ही होंगी ना, समझ रहे हो। तो डायरेक्ट का केस है। तो इसमें भी आपको देखो एक को x और एक को y लेट कर लो, ये x1 है, ये y1 है, ये आपके पास सॉरी ये x1, ये वाला x2 हो गया, और ये वाला y1 हो गया, और ये वाला y2। देखो कैसे सोचना, ये x लिया ना हमने तो ये x का ही चलेगा, x1 x2, और ये y लिया है तो ये y1 और ये y2। तो देखो इसमें भी हमें पता है डायरेक्ट का केस है, तो x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू में x2 अपॉन में y2, और इसमें x2 है नंबर ऑफ शीट्स जो हमने लेट की हैं, जो हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो x1 हो गया हमारे पास 12, और ये है 40 y1, x2 हमें निकालना है और y2 है 2500। तो देखो ये 2500 इधर जाएगा, तो देखो 12 इंटू में 2500 हो गया, और अपॉन में क्या है 40 है, ठीक है। तो देखो ये 0 से ये 0, और ये 4 3 सा 12, एंड 25 3 सा होता है 75, और एक 0 साथ में है, तो ये 750 शीट्स हैं। अब यहाँ कोई यूनिट नहीं है क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ शीट्स, तो इसमें कोई यूनिट नहीं होता। तो 750 शीट्स हैं जिनका जो वेट है वो कितना आया है, 2500 ग्राम आया है, यानी कि 2.5 kg था, जिसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया था। समझ रहे हो ये बात या नहीं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी एक्सरसाइज में भी कि जो यूनिट्स हैं वो सेम रखने होते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ 40 रख दिया और यहाँ 2.5 रख दो, क्योंकि वो तो kg में और ये ग्राम्स में लिया है, तो यहाँ भी ग्राम में ही होगा। और यहाँ तो नंबर ऑफ शीट्स हैं तो कोई टेंशन ही नहीं थी, नंबर ही थे, ठीक है। तो 750 है हमारे पास, तो इसमें भी आप चेक कर सकते हो, इनका भी आंसर 750 आ रहा है। क्लियर है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, एक बार और देख लो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, बहुत ही सिंपल था। उसके बाद देखो एग्जाम्पल 4 की हम बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 4। देखो इसको ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो एग्जाम्पल 4 में क्या कहता है, अ ट्रेन इज़ मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। तो देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल है ये आपके पास 4। एग्जाम्पल 4 में जो स्पीड दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपको, 75 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, ठीक है। आगे पढ़ो जी, क्या कहता है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में इसके, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट। हाउ फार मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस इन 20 मिनट्स में कितना कवर होगा। और सेकंड पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ दिस। यानी कि देखो जो क्वेश्चन है उसमें आप एक चीज़ ध्यान दो, एक टाइम है और एक डिस्टेंस है। यहाँ पर भी ये डिस्टेंस है और टाइम है, तो खेल तो डिस्टेंस और टाइम का है। फिर ये यहाँ स्पीड का क्या काम है, देखो अभी पता चलेगा आपको। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं पहले तो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये टेबल बनाया हमने, तो इसमें दो चीज़ें थी आपके पास, एक तो था टाइम और एक था डिस्टेंस, ठीक है। अब देख लेते हैं डिस्टेंस किस में था, ये आपके पास किलोमीटर में था, तो किलोमीटर में होगा डिस्टेंस। और जो टाइम है वो हम मिनट्स में यहाँ पर दिया हुआ है, हमें 20 मिनट दिया हुआ है ना, तो मिनट्स का ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मिनट्स लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दो, यहाँ से अगर आप पढ़ो इसमें, देखो क्या बोल रहा है ये, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स यानी कि टाइम दे दिया, तो डिस्टेंस हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे, या मैं इसको यहाँ 20 यहाँ लिख दिया ना मैंने, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको 20 ये है, और मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये यहाँ से कट करो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर का डिस्टेंस दे दिया और आपसे पूछ रहा है टाइम कितना होगा, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन अब अगर आप ये चीज़ भी निकालते हो तो आपको ये देखना है कि कंपेयर किससे करोगे। तो यहाँ पर उसने यहाँ पर ये क्लू दिया स्पीड देकर, स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। अब इस चीज़ को समझो, देखो जो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तो ये 75 कैसे आया आपके पास, 75 किलोमीटर और नीचे है 1 आवर। यहाँ स्पीड निकलती कैसे है हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम में। इसका मतलब क्या होता है कि इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर किया, ठीक है। तो यानी कि 75 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 75 अपॉन में 1 आवर, ये अपॉन में होता है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो स्लैश डाला हुआ है, तो 75 किलोमीटर 1 आवर में है, तो यानी कि डिस्टेंस भी पता चल गया मुझको और टाइम भी पता चल गया, यानी कि 75 किलोमीटर 1 आवर में है। लेकिन मैंने तो यहाँ टाइम मिनट में लिखा है, और 1 आवर मुझे पता है किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है ना। 1 आवर किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कंपेरिजन हो जाएगा इनका। अब बात है कि डायरेक्ट का है कि इन्वर्स का है, तो ये भी आपको सोचना है। देखो मैंने आपको पहले बताया था टाइम डिस्टेंस का खेल होता है, तो डायरेक्ट का केस होता है। अगर आपके पास कहानी है किसकी,
स्पीड की और टाइम की, तब फिर किसका केस हो जाता है, वो इन्वर्स का केस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या देखो, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ये चीज़ आपको नॉर्मल से बात पता ही भी है, ठीक है ना। या आप ऐसे कह लो कि अगर हम कह रहे हैं कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ऑब्वियस बात है डिस्टेंस भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। नहीं तो बिल्कुल सिंपल है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है टाइम भी बढ़ेगा, ट्रैवल वाला। क्लियर है इतनी कहानी। अगर हमारी स्पीड सेम है तो यहाँ स्पीड तो सेम दी हुई है 75 की, ठीक है। और यहाँ से मैंने ये क्या निकाला, इनका कंपेयर करने वाला डाटा निकाला कि 75 अपॉन में 1 आर है, 1 आर को मैंने 60 मिनट में कन्वर्ट किया तो यहाँ 75 लिखा, यहाँ 60 लिखा। अब बड़ी आसानी से निकल जाएगा। देखो एक को मैंने एक्स सेलेक्ट किया, एक को वाई, तो ये x1 है, ये x2 है, ये वाला x3 है, और ये क्या है हमारे पास y1 है, ये y2 है, ये y3 है। तो हमें पता चल गया डायरेक्ट का केस है, तो x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू में हो जाएगा x2 अपॉन में y2। ये फर्स्ट हम पार्ट कर रहे हैं इसका। 20 मिनट में उसने पूछा था हमसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी कि हाउ फार, यहाँ पर लिखा हुआ था देखो, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 20 मिनट। हाउ फार मतलब कितना दूर ट्रैवल होगा, तो यानी कि ये डिस्टेंस की बात हो रही थी यहाँ पर। तो x1 है हमारे पास 60 और जो y1 है वो है 75 इज इक्वल टू में x2 कितना है हमारे पास 20 है, और हमें y2 हमें निकालना है, ठीक है। तो ये देखो कैसे निकलेगा, y2 को इधर ले जाओ, 20 इधर है, 75 इधर आ जाएगा ऊपर, और ये 60 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से 0 से 0 कट करो, और ये 2 3 ज़ा 6, ठीक है, और ये 3 से ये कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। तो ये कितना आ गया आपके पास 25। तो यानी कि ये जो आया है 25 किलोमीटर आ गया, ठीक है ना। क्या आ गया 25 किलोमीटर, ये आंसर आ गया हमारे पास फर्स्ट का। देखो 60 मिनट में 75 किलोमीटर चला, तो 20 मिनट में देखो टाइम कम हो रहा है तो डिस्टेंस भी कम ही होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, यहाँ इस वाले केस में अगर हम देखें 75 से यहाँ देखो ये ज़्यादा हो रहा है, तो टाइम भी क्या होगा, यहाँ ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। तो अगर इस केस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 20 मिनट में कितना होगा, 25 किलोमीटर होगा, क्योंकि 60 मिनट में अगर 75 चल रहा है तो 20 मिनट में कम ही चलेगा, वो कितना है, यानी कि यहाँ तो ट्रेन की बात हो रही है, यानी कि ट्रेन ट्रैवल करेगी ऑब्वियस बात है 20 मिनट में कितना, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। इस तरीके से इसका सेकंड कर देंगे पार्ट, ये भी डायरेक्ट का ही केस है, तो इसलिए इसमें भी x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू हो जाएगा इसमें x3 अपॉन में y3। तो यहाँ पर देखो x1 कितना है हमारे पास, देखो ध्यान से 60 है, और y1 है 75, ठीक है, और x3 हमें निकालना है, y3 कितना है हमारे पास 250 है। तो देखो 60 इंटू में 250 ये इधर चला गया, और अपॉन में है 75, और x3 इधर ही रहा, ठीक है। तो देखो अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो 25 3 ज़ा 75, और 25 1, और ये 0, और ये 3 2 ज़ा 6, और ये 0। तो 20 इंटू में 10 कितना हो गया आपके पास 200 मिनट्स आ गए, ठीक है ना, x3, ठीक है। तो ये देखो यहाँ मिनट्स की बात हो रही थी यहाँ पर, तो ये जो आंसर आया है किसमें आएगा, मिनट्स में, यानी कि 250 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लग रहा है, 200 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो आवर्स में तो कैसे करोगे, तो सिंपल है, या तो आप इसको 200 को 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मिनट है ना, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 63 ज़ा 180, और ये 20 बचा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो गया 3 आवर एंड 20 मिनट्स, इसका आंसर आ गया। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। और दूसरा देखो 200 मिनट है, ठीक है, तो मैं इसको अगर डिवाइड करूँ, ये 60 फिर 60 प्लस में 60 1 आवर की अगर हम देख रहे हैं, तो ये 1 आवर, ये 1 आवर, ये 1 आवर, ठीक है, प्लस में कितना आ रहा है 60 60 तो 180 हो गया, बचे कितने 20, तो ये 200 हो गए पूरे अगर हम ऐसे देखें। तो ये देख लो ये 3 आवर्स बन रहे हैं, 3 आवर्स लिख दिया, और ये 20 मिनट बचा, इसको ऐसे लिख दिया। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो, नहीं तो ये डिवाइड वाला तो बिल्कुल सिंपल है। मिनट्स को कभी भी आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड करो, जो भी ऊपर आपके पास क्वोशंट होगा वो आवर्स बन जाएंगे, और जो भी रिमाइंडर होगा वो क्या बन जाएगा, आपका मिनट बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। तो ये था एग्जाम्पल 4। तो जैसे मैंने आपको कराया वैसे कर लेना इसको, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। और फिर देखो इसमें एग्जाम्पल 5 की हम बात करते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट ही है एग्जाम्पल 5 भी, इसको समझना जरा ध्यान से, बच्चों में बड़ी कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन को लेके। देखो क्या है, द स्केल ऑफ मैप इज़ गिवन एज 1 रेशो में 3, और उसके आगे हैं कितनी जीरोज़ हैं, 7 जीरोज़ हैं, यानी कि 3 करोड़ हो गया ये आपके पास, ठीक है। 2 cities आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप। अब देखो ये मैप बना हुआ है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ये मैप, ठीक है। इस मैप में अगर आप देखो यहाँ 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट किया है 300 किलोमीटर से, ठीक है, 300 किलोमीटर से रिप्रेजेंट कर रखा है, जैसे यहाँ कोई ये मैप है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ 2 सिटीज़ हैं, 2 सिटीज़ जो भी हैं इनका जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर शो कर रखा है किसमें, मैप पर, 2 सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि एक्चुअल में कितना डिस्टेंस है, ये समझ रहे हो इतनी बात, यानी कि डिस्टेंस ऑन मैप और एक्चुअल डिस्टेंस दो चीज़ें बन रही हैं इसमें आपके पास, ठीक। अब आप कहोगे ये 1 रेशो ये कैसे आया, देखो ये यहाँ से आ रहा है, अगर ये स्केल आप देख रहे हो इसने लिखा है 1 सेंटीमीटर 300 किलोमीटर के इक्वल है, तो इसने रेशो ऐसे ही बनाई है 1 सेंटीमीटर और ये 300 किलोमीटर है ना, तो 300 किलोमीटर को मीटर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1000 से, तो ये मीटर में बन गया। फिर मतलब 300 इंटू में ये 1000 हो गया, ये मीटर में बन गया। उसके बाद अगर मैं अगेन इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो देख लो 3 के आगे कितनी जीरोज हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये, 1 2 3 और 2 ये, कितनी होगी देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है ये आपके पास जीरो, ये ऐसे लिखा है ये 1/दिस। समझ में आई बात, ठीक है। तो कहीं कन्फ्यूजन रहती है ना ये क्या है, ठीक है। तो ये 1/दिस ये क्या है, ये है डिस्टेंस ऑन मैप और ये है एक्चुअल डिस्टेंस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो इसमें हम टेबल इसी तरीके से बनाएंगे, देखो कैसे, देखो यहाँ बनाते हैं, लिखते हैं इसमें पहले यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा है, ये हमारे पास 5 है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज में, जो मतलब एग्जाम्पल थे 13.1 में, उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि देखो इसके आगे तो आपके पास एक्सरसाइज है स्टार्ट हो रही है, ये देखो, ठीक है। तो देखो इसको हमें करना है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करो, टेबल बनाओ एक, ठीक है, इस तरीके से ये हमने टेबल बनाया, ठीक। ये पूरा आपको रफ में समझाने के लिए था इधर, ठीक। तो देखो इसमें हम एक ले लेते हैं डिस्टेंस ऑन मैप, ठीक है। तो डिस्टेंस हम ले लेते हैं यहाँ पर ऑन मैप, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। और जो ये है एक्चुअल डिस्टेंस, ये भी हम सेंटीमीटर में कंसीडर कर रहे हैं और डिस्टेंस ऑन मैप भी हम सेंटीमीटर में कंसीडर कर रहे हैं। तो पहला जो है वो है 1 सेंटीमीटर को हमने किस में रिप्रेजेंट किया, 3 करोड़ में। तो 1 2 3 4 5 6 7, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे ये है ना आपके पास 3 करोड़, 3 इंटू में कितनी जीरोज़ हैं, ये 7 जीरोज़ हैं, तो ये आपके पास आ जाएंगी 10 के ऊपर 7, इस तरीके से, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं ये जो 7 जीरोज़ हैं तो 10 की पावर 7 हो गया, फिर जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो सोचते हैं 10 के आगे 7 जीरोज़ हैं, नहीं, फिर आपने 1 के आगे 7 जीरोज़ लगानी है जब इसको ओपन करोगे आप। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, क्लियर है। तभी तो ये 3 करोड़ बनेगा। अगर 10 के आगे 7 जीरोज़ लगा दोगे फिर तो कितना बन जाएगा ये आपके पास, 30 करोड़ बन जाएगा। समझ रहे हो, तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। चलो इसमें देखो क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ। तो मैंने इसको एक्स लेट कर लिया, इसको वाई लेट कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है दो सिटीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है मैप पर, तो 4 सेंटीमीटर है मैप पर। एक्चुअल डिस्टेंस आपको बताना है कितना है उनके बीच में, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्टेंस अब देखते हैं कि कितना होगा। देखो एक चीज़ को आपको समझना है यहाँ पर, अगेन ये x1 है, ये x2 हो गया, ये y1 और ये y2 हो गया, ठीक है। क्या चीज़ समझनी है कि ये डायरेक्ट का केस है कि इन्वर्स का केस है। तो आपको कैसे पता चलेगा ये डायरेक्ट का केस है या इन्वर्स का केस है, ये आपको देखना है कैसे। देखो अगर 1 सेंटीमीटर इतना दिखा रहा है, मतलब 300 किलोमीटर शो हुआ, अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 300 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास 300 किलोमीटर दिखाया हुआ है 1 सेंटीमीटर को, तो जब 4 सेंटीमीटर की बात होगी तो ये चीज़ बढ़ेगी ना, एक्चुअल डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर 1 सेंटीमीटर का इतना है तो 4 सेंटीमीटर का तो ज़्यादा ही होगा। तो यानी कि देखो यहाँ से एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये किसका केस है, डायरेक्ट का केस है। तो इसको अभी हम कैसे करेंगे, देखो x1 अपॉन में y1 इज इक्वल x2 अपॉन में y2। तो y2 हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ये x1 है 1 और y1 है हमारे पास 3 1 2 3 4 5 6 7 इंटू में x2 है 4 और y2 हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, y2 को इधर लेकर जाओ, 4 इधर है आपके पास, y2 इंटू 1 y2 हो गया, और ये 4 इंटू में देखो कितना है 3 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। तो 4 3 था 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7। क्या समझ में आया। अब ये सब कुछ किस में चल रहा था, सेंटीमीटर में चल रहा था, ठीक है। अब अगर इसे हमें किलोमीटर में बनाना है तो देखो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो जब हम सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर ये मीटर बन गया, अब ये क्या आ गया, मीटर आ गया। तो देखो ये 2 जीरो इससे कट गई, तो ये आ गया आपके पास 12 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है, ये मीटर में है ना, ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो क्या करो 1000 से डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर में को जब मीटर में बनाया तो 100 से डिवाइड किया। अब 1 किलोमीटर में कितने होते हैं आपके पास, 1000 मीटर होते हैं।
तो जब हमें कन्वर्ट करना है मीटर को किलोमीटर में तो 1000 से अब डिवाइड होगा। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? क्लियर है कहानी? देखो जैसे हमने 300 किलोमीटर को किया था मीटर में, तब तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 1000 से मल्टीप्लाई, और फिर सेंटीमीटर में करने के लिए फिर दोबारा 100 से। अब उल्टा चल रहा है, सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हैं, मीटर को किलोमीटर में कर रहे हैं, तो डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब हमें किलोमीटर में करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 1000 से जब हमने डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया, किलोमीटर बन गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? तो ये 3 जीरोस इससे गई, कितना बचा आपके पास, ये 1200। कितना बच गया, ये 1200। तो 1200 किलोमीटर जो है आपके पास आंसर आया, यानी कि जो दो सिटीज़ का डिस्टेंस मैप पे 4 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में कितना है, 1200 किलोमीटर का है। क्या समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था आपको एग्जाम्पल 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या रहा है इसमें क्वेश्चन में वो। ठीक है, तो ये थे इसके एग्जाम्पल्स, ये अच्छे से कर लेना। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।